नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो आज हम लोग हल करेंगे एक पेपर जो कि 2021-22 का पेपर है। प्रीवियस ईयर का पेपर नहीं है, इसी वर्ष का पेपर है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इस वर्ष का पेपर तो अभी हुआ ही नहीं। 12 तारीख को आप सभी का पेपर है अवध यूनिवर्सिटी में, जितने भी लोग पढ़ते हैं। ओके, राष्ट्र गौरव, पर्यावरण एवं मानवाधिकार अध्ययन। तो ये जो पेपर है दूसरी यूनिवर्सिटी का है। आई थिंक ये सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का पेपर है, लेकिन जो सिलेबस है वो एकदम सेम रहता है, क्वेश्चन सेम आते हैं। तो इसलिए इस पेपर को आप देख लीजिए एक बार। ओके, हो सकता है यहाँ से कुछ क्वेश्चन आ जाए या फिर आपको कम से कम बैकग्राउंड पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कैसे और कहाँ से पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर देखना। ओके, अब इसमें 3 पार्ट होते हैं: राष्ट्र गौरव, पर्यावरण एवं मानवाधिकार अध्ययन। तो राष्ट्र गौरव से 40 प्रश्न आते हैं, पर्यावरण से 30 प्रश्न और मानवाधिकार से 30 प्रश्न। तो 30, 30, 60 और 40, 100, यानी 100 अंक के आपके प्रश्न पत्र रहेंगे। 2 घंटे का समय आपको रहेगा। तो इसको हम 3 खंडों में करेंगे, मतलब 3 पार्ट्स में करेंगे। पहले में 40 प्रश्न, दूसरे में 30 और तीसरे में 30। लेकिन तीनों पार्ट्स आज ही अपलोड होंगे क्योंकि समय नहीं है, कल आपका पेपर है। तो इसलिए तीनों पार्ट्स मैं आज ही अपलोड करूँगा, लेकिन अलग अलग रहेंगे। तो आपको तीनों पार्ट्स हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज। ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का पेपर रहेगा। और चलिए अब हम लोग इसको करते हैं। यहाँ पर आपका जो पहला प्रश्न है, ये देखिए, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? सांख्य दर्शन के प्रवर्तक, पहला प्रश्न है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो ऑप्शन ए है महावीर, ऑप्शन बी कात्यायन, ऑप्शन सी कपिल, ऑप्शन डी गौतम बुद्ध। तो इसका जो ऑप्शन सी है जो, ये सही होगा, कपिल। सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक हैं, रचयिता हैं, कपिल हैं। फिर दूसरा प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, गुजरात का प्रमुख नृत्य क्या है? घूमर, गिद्दा, बिहू, गरबा। तो घूमर आप जानते हैं राजस्थान का है, और जो गिद्दा है ये हरियाणा और पंजाब का खासकर है, और यहाँ पर बिहू असम है, और गरबा जो है ये गुजरात का होता है। ओके, तो गरबा यहाँ पर आपका ऑप्शन सही होगा। गुजरात का पूछा प्रमुख लोक नृत्य, तो गरबा। वेद शब्द का अर्थ क्या है? ये सारे क्वेश्चन हमने पढ़ा भी दिए हैं, उसी में से आए हैं। अगर आपने रेगुलर क्लास लिया होगा तो वहाँ पर मैंने पढ़ा दिए हैं, उसी में से सारे क्वेश्चन आए हैं, एक भी बाहर नहीं है। वेद शब्द का अर्थ क्या है? धर्म संहिता, आचार संहिता, ज्ञान का रहस्य या ज्ञान। तो मैंने आपको बताया था वेद का अर्थ होता है ज्ञान। ऑप्शन डी आपका सही होगा। ओके, वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न है, पतंजलि का संबंध किस रचना से है? यानी कि कौन सी रचना, कौन सा पुस्तक या रचना पतंजलि की है? महाभाष्य, अष्टाध्यायी, चरक संहिता, दिव्यवदान। तो इसमें जो ऑप्शन ए है सही होगा, महाभाष्य। ये पतंजलि ने लिखा है महाभाष्य। ओके, 5 नंबर का क्वेश्चन है आपका, अर्थशास्त्र के लेखक मेगस्थनीज, विष्णुगुप्त, विष्णु प्रभाकर, चंद्रगुप्त कौन है? तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन बी है सही होगा, विष्णुगुप्त, या कहीं कहीं चाणक्य लिखा होता है। ओके, इनका चाणक्य नाम है, विष्णुगुप्त नाम है। एक और नाम है जो आप कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपको आता है तो। अर्थशास्त्र के लेखक विष्णुगुप्त हैं या फिर चाणक्य हैं। फिर यहाँ आपका छठा प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह का बोध वाक्य क्या है? धर्मचर, सत्यमेव जयते, सत्यम व सत्यशिवम सुंदरम। ओके, तो यहाँ जो सत्यमेव जयते है ये भारत का राष्ट्रीय चिन्ह का बोध वाक्य है। ओके, सत्यमेव जयते। फिर अगला प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? बर्मा जिसको हम म्यांमार भी कहते हैं, हांगकांग, टोक्यो यानी कि जापान की राजधानी, या सिंगापुर। कहाँ की थी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना? तो सिंगापुर में की थी। ऑप्शन डी सही होगा। 8वां प्रश्न है, मैं थोड़ा तेज़ी से करा रहा हूँ। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? केशव चंद्र सेन, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय। तो यहाँ देखिए मैं 3 आपको बता देता हूँ। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस की स्थापना की थी, मतलब रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, सॉरी। ओके, और दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, और ये भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत भी कहे जाते हैं, राजा राम मोहन राय। ओके, तो ऑप्शन डी सही होगा। अच्छा, मैं अगर 1-2 प्रश्न एक्स्ट्रा बता दूं इसी के साथ में, किसी क्वेश्चन के साथ में, तो उसको भी आप याद रखिए, क्योंकि हो सकता है इसके बदले आपके पेपर में वो क्वेश्चन आ जाए।
जैसे अभी मैं यहाँ बताऊँगा एक क्वेश्चन। जैसे महात्मा गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, यहाँ पूछा है। ऑप्शन ए श्रावस्ती, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी बोधगया, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। तो यहाँ जो ऑप्शन इसका होगा सारनाथ। सारनाथ में इन्होंने अपना पहला मतलब उपदेश दिया था 5 ब्राह्मणों को सारनाथ में। ओके, वाराणसी में है सारनाथ, उत्तर प्रदेश में। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी आया है, आ सकता है और आया भी है कि गौतम बुद्ध ने अपना सर्वाधिक वर्षावास कहाँ बिताया। तो श्रावस्ती में बिताया था। अगर इस तरह से प्रश्न आ जाए कि वर्षावास सर्वाधिक कहाँ बिताया, तो श्रावस्ती में 24 से 25 वर्षावास वहाँ पर बिताया था। ओके, तो दोनों तरह से आपको सोचना है। अगर आपका ये प्रश्न आता है गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, सारनाथ में, सर्वाधिक वर्षावास श्रावस्ती में। ओके, फिर यहाँ जो है आपका 10वां प्रश्न है, कुचिपुड़ी लोक नृत्य है किस राज्य का, तमिलनाडु, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। ओके, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। तराइन का द्वितीय संग्राम यानी द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया, 1026, 326 ईसा पूर्व में, 1192 ईस्वी में, 1191 ईस्वी में। तो तराइन का जो प्रथम युद्ध लड़ा गया था वो भी मैं आपको बता दूं। यहाँ पर देखिए द्वितीय युद्ध पूछा है, लेकिन आप थोड़ा सा और जान लीजिए क्योंकि हो सकता है आपके पेपर में प्रथम पूछ ले। तो जो प्रथम विश्व युद्ध देखिए जो तराइन का दोनों युद्ध है, चाहे प्रथम युद्ध हो या दूसरा युद्ध हो तराइन का, तो दोनों पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य लड़ा गया था। लेकिन जो तराइन का प्रथम संग्राम में प्रथम युद्ध था 1191 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गया था। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गया था, मोहम्मद गौरी जीत गया था। तो यहाँ पूछा है तराइन का द्वितीय संग्राम, तो 1192 ईस्वी में हुआ था। इसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे और मोहम्मद गौरी जीत गया था। फिर इस्लाम की स्थापना हो गई थी भारत में। क्वेश्चन नंबर 12 है, सिकंदर एवं पुरु के बीच झेलम का संग्राम कब लड़ा गया था, 321 ईसा पूर्व, 323 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व, 226 ईसा पूर्व। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा सी, 326 ईसा पूर्व सिकंदर। और यहाँ कहीं कहीं पोरस भी लिखा होता है। ओके, पुरु पोरस लिखा होता है। तो इनके मध्य झेलम नदी के किनारे ये युद्ध लड़ा गया था। ओके, 326 ईसा पूर्व। फिर यहाँ देखिए पलासी का युद्ध अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच कब लड़ा गया था, 1757 ईस्वी में, 1857 ईस्वी में, 1748 ईस्वी में, 1756 ईस्वी में। तो यहाँ जो आपका ऑप्शन सही होगा 1757। ओके, एक तरफ रॉबर्ट क्लाइव की सेना थी जो कि अंग्रेजों की सेना थी। ओके, और दूसरी तरफ बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना थी। लेकिन आप जानते हैं मीर जाफ़र गद्दारी कर जाता है और सिराजुद्दौला की सेना हार जाती है। तो 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। बहुत ही आसान प्रश्न अगला है, गोरखपुर के चौरी चौरा की घटना कब हुई थी, चौरी चौरा कांड। ओके, तो 5 फरवरी 1922, 3 फरवरी 1922, 5 फरवरी 1921, 5 फरवरी 1919। तो यहाँ जो पहला ऑप्शन है आपका सही होगा 5 फरवरी 1922 में गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर मतलब जेल में कुछ अंग्रेज पुलिसकर कहा जाता है, उनकी संख्या 22 थी, उनको जला दिया गया। मतलब उन्होंने एक प्रकार से जनता आंदोलन कर रही थी तो उस पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। तो जनता आक्रोशित हो गई, उग्र हो गई और फिर थाने में ही मतलब 22 पुलिसकर्मियों को जला दिया गया। फिर यहाँ पर आपका ऑप्शन है इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी, रासबिहारी बोस या घोष, सॉरी। तो यहाँ ऑप्शन बी है व्योमेश चंद्र बनर्जी, ये प्रथम अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। ओके, व्योमेश चंद्र बनर्जी। अच्छा, जिस क्वेश्चन पे आपको डाउट हो उसको एक बार ज़रूर आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है मैं जल्दी जल्दी में आपको गलत ऑप्शन बता दूं, लेकिन ऐसा होता नहीं है कि मैं गलत बताऊं, लेकिन फिर भी त्रुटि सबसे हो सकती है, मुझसे भी आपसे भी। तो हो सकता है मैं जल्दीबाजी में 1-2 प्रश्न उत्तर गलत बता दूं, लेकिन अगर आपको संदेह तो उसको ज़रूर देख लीजिए। बाकी मैं ऐसा करता नहीं हूं कि गलत बताऊं। अगर मुझे प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम तो मैं सीधे कह देता हूं कि इस प्रश्न का उत्तर डाउट है। ओके, बाकी मैं गलत नहीं बताता हूं। लेकिन फिर भी भारत में वन संरक्षण से संबंधित कौन सा उत्सव मनाया जाता है, मकर संक्रांति, बिहू, वन महोत्सव, बैसाखी। तो भारत में वन महोत्सव मनाया जाता है और हमारे ज़िले में भी ये मनाया गया है, लेकिन इसमें 2-3 सालों से नहीं मनाया जाता है। ओके, ये हमारे ज़िले में भी मनाया जाता था वन महोत्सव। तो ऑप्शन सी सही होगा।
अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व जल दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो सभी लोग जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून और विश्व जल दिवस आप बताइए, मुझे थोड़ा सा कंफर्म नहीं है। बट यहाँ पूछा है कि पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है, तो वही पूछा था 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। इनमें से कौन सा जीव पर्यावरण हितैषी कहा जा सकता है? मनुष्य, गिद्ध, बाघ, उपयुक्त में से कोई नहीं। मतलब कौन सा ऐसा जीव है जो पर्यावरण को स्वच्छ रखता है, यानी उसका हितैषी है? तो ऑप्शन बी गिद्ध। अब गिद्ध कैसे पर्यावरण का हितैषी है थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे जब कोई जानवर या मतलब कोई जैसे गाय, भैंस या फिर कोई अन्य जानवर जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको फेंक दिया जाता है, फिर उसको क्या करता है, गिद्ध जाता है उसको खा पी करके एकदम ख़त्म कर देता है, यानी अपघटन का काम करता है। ओके, जो गंदगी रहती है उसको मिट्टी में मिला देता है, ख़त्म कर देता है। जैसे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, जीवाणु वगैरह काम करते हैं, वही काम गिद्ध भी करता है। ओके, तो उस मृत शरीर को ख़त्म करने का काम करता है, तो इसलिए इसको पर्यावरण हितैषी भी कहा जाता है। और भी अन्य कारण होंगे। मानव निर्मित या प्राकृतिक कारणों द्वारा शुष्क जमीन की उत्पादन क्षमता घटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मरुस्थलीकरण, वनों की कटाई, जैव विविधता कचरा कचरा निपटान। यानी कि जब मानव के द्वारा या फिर प्राकृतिक कारणों के द्वारा जो आपकी ज़मीन है, उपजाऊ ज़मीन है, उसकी उत्पादन क्षमता घटने लगती है तो हम कहते हैं कि भाई उसका मरुस्थलीकरण हो रहा है। तो ऑप्शन ए सही होगा। किसी प्रजाति के विलुप्त होने का क्या कारण है? बढ़ता प्रदूषण, सिमटते जंगल, बढ़ती जनसंख्या, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मैंने जहाँ से ये प्रश्न पत्र डाउनलोड किया वहाँ तो ऑप्शन बता रहे थे बढ़ती जनसंख्या किसी प्रजाति के विलुप्त होने का कारण है। तो ये भी कारण है, बढ़ता प्रदूषण भी कारण है, लेकिन सबसे उपयुक्त कारण इसमें लगता है सिमटता जंगल। ओके, क्योंकि जब जंगल सिमट जाएगा, जंगल नहीं बचेंगे तो प्रजाति कहाँ जाएंगी, इनका विनाश हो जाएगा। ओके, क्योंकि जब किसी का घर उजाड़ दिया जाएगा तो फिर उसका खत्म होना तय है। तो सिमटते जंगल ज़्यादा उपयुक्त मुझे लगता है। तो ऑप्शन बी आप सही करके आइएगा। फिर यहाँ पर है किस जीव को भूमि की आंत कहा जाता है? ऑप्शन ए बैल, ऑप्शन बी केचुआ, ऑप्शन सी घोंघा, ऑप्शन डी कनखजूरा। तो यहाँ ऑप्शन बी केंचुआ। ओके, केंचुआ इसको भूमि का आंत कहा जाता है। मतलब ये जो भूमि की मिट्टी होती है उसको एक खाता है, फिर निकालता है ना, तो उससे भूमि की जो मिट्टी है वो उपजाऊ हो जाती है। ओके, तो ऑप्शन बी आपका सही होगा, केंचुआ। भारत का पहला भवन जहां प्राकृतिक ऊर्जा का ही प्रयोग किया था, मुंबई शेयर बाजार भवन, इंदिरा पर्यावरण भवन, भारतीय रिजर्व बैंक भवन, राष्ट्रपति भवन। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन सही होगा, इंदिरा पर्यावरण भवन। ओके, फिर यहाँ है जल विद्युत परियोजना के विरोध में शांत घाटी आंदोलन किस राज्य में चलाया गया? केरल, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। मैं थोड़ा तेज़ी से करा रहा हूँ ताकि आपका समय बचे, क्योंकि समय उतना है नहीं, कल ही पेपर है आपका। तो यहाँ केरल है, आपका ऑप्शन ए सही होगा। ओके, यहाँ पर शांत घाटी आंदोलन चलाया गया, शांत घाटी। ओके, अगला प्रश्न है ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए आम जन क्या कर सकते हैं? यानी हम लोग क्या कर सकते हैं? आम जन का मतलब सरकार नहीं, आम जन मतलब जनता। ओके, तो जनता क्या योगदान दे सकती है? वृक्षारोपण कर सकती है, बांध निर्माण कर सकती है, कंपोस्ट बना सकती है, जल संचय कर सकती है। तो बताइए, वैसे इसमें तो भाई बांध निर्माण जनता नहीं कर सकती, कहीं कहीं छोटे छोटे बांध का निर्माण कर भी लेती है, लेकिन बांध निर्माण, डैम जनता नहीं बना सकती। कंपोस्ट खाद बनाना भी जनता उतना ज़्यादा उसमें काम नहीं करती। ओके, क्योंकि टाइम लगता है। जल संचय भी करना जनता, आप जानते हैं कितना ज़्यादा मतलब जल संचय करती है, आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन ये सब नहीं हो सकता। लेकिन इसमें एक काम हो सकता है जो सभी लोग कर सकते हैं, वृक्षारोपण। हम पौधों को ला करके लगा सकते हैं। ओके, तो ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए ये काम तो हम कर ही सकते हैं। वृक्षारोपण ऑप्शन है आपका सही होगा, जो कि बहुत ही आसान है, सभी लोग कर सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी पेड़ लगा सकते हैं, लगाते भी हैं। अगला प्रश्न है ऐतिहासिक इमारतों को नुकसान पहुंचाते हैं क्या? तेज हवा, अम्लीय वर्षा, अत्यधिक पर्यटकों का आवागमन, धूप। तो कहीं ना कहीं सारे कारण इसमें जिम्मेदार होते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा वही हमको लगाना रहता है। ओके, जो सबसे उपयुक्त हो, सबसे निकट हो। तो अम्लीय वर्षा होती है, तो जब वो इमारतों पर गिरती है तो इमारतों का रंग उड़ जाता है। ओके,
तो सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है अम्लीय वर्षा, ऑप्शन बी सही होगा। इनमें से वायु प्रदूषण का प्राकृतिक कारण है, यानी कि कौन सा ऐसा कारण है जो प्राकृतिक है और उससे वायु प्रदूषण होता है? फैक्ट्री का धुआं, ज्वालामुखी विस्फोट, वायु का धुआं, उसमें से कोई नहीं। तो यहाँ तीनों ऑप्शन आपके सही हैं, अगर देखा जाए तो तीनों ऑप्शन सही हैं। लेकिन देखिए फैक्ट्री का धुआं ये मानवीय कारण है, क्योंकि फैक्ट्री मानव लगाता है तो मानवीय कारण है। वाहनों से निकलने वाला धुआं ये भी मानवीय कारण है, क्योंकि वाहनों को मानव बनाता है। तो पूछ रहा है मानवीय कारण नहीं पूछ रहा है, प्राकृतिक कारण पूछ रहा है। तो ज्वालामुखी विस्फोट जो है ये सबसे उपयुक्त आंसर है। ओके, क्योंकि ज्वालामुखी मानव नहीं फोड़ने जाता है, उसका उद्गार मानव नहीं करने जाता है, स्वयं हो जाता है प्राकृतिक रूप से। तो तमाम प्रकार की जहरीली गैसें, जलवाष्प और धूल मिट्टी के कारण बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं जो वायुमंडल में अशुद्धियाँ फैला देती हैं। तो वायु प्रदूषण प्राकृतिक कारण ज्वालामुखी विस्फोट होगा, ऑप्शन बी। 27 नंबर का प्रश्न, इनमें से कौन सी गैस वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है? लू, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए यहाँ पर लू ये कोई गैस नहीं है। ओके, सबसे पहले तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। ऑक्सीजन हम लोग सांस लेते हैं तो ये प्रदूषणकारी गैस है ही नहीं। नाइट्रोजन से 0.1% भी प्रदूषण नहीं होता। ओके, तो नाइट्रोजन अगर इससे प्रदूषण होता तो ये 78% है, तो बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो जाता अगर ये प्रदूषणकारी गैस होती। तो नाइट्रोजन से नहीं होता, ऑक्सीजन से नहीं होता, लू है ही नहीं गैस। तो एक ही ऑप्शन बचता है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ओके, तो इससे सबसे ज़्यादा प्रदूषण होता है, आप लोग सभी लोग जानते हैं। वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है। 28 नंबर का प्रश्न है, कौन सी NGO भारत की पर्यावरण रिपोर्ट देती है? सेवा भारती, डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स, त्रिमित्र स्वराज। तो यहाँ पर जो है संगठन आपका है, देख लीजिए क्या है, डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स। ओके, यही यहाँ पर इसका ऑप्शन होगा। बाकी इसके बारे में मुझे जानकारी है नहीं ज़्यादा, और टाइम भी नहीं कि मैं आपको बताऊँ बहुत ज़्यादा। तो डेवलपमेंट अल्टरनेटिव NGO, अगर कहीं NGO आ जाए पेपर में तो आप डेवलपमेंट अल्टरनेटिव ढूंढना। ओके, बस इतना काम करना, बाकी टाइम नहीं कि मैं एक को ज़्यादा समझाऊँ। मोबाइल फ़ोन से उत्पन्न ई कचरे में कौन सा तत्व होता है? लेड, जिंक, आयरन, कॉपर। तो मोबाइल फ़ोन जब टूट फूट जाता है, बेकार हो जाता है, तो कचरा यानी इलेक्ट्रॉनिक कचरा एक प्रकार से, तो उसमें कौन सी चीज़ें होती हैं? तो कॉपर होता है, वैसे सिलिकॉन भी होता है लेकिन कॉपर अधिक मात्रा में होता है। ओके, तो ऑप्शन डी आपका सही होगा। सिलिकॉन यहाँ ऑप्शन में भी नहीं है। 30 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? भूकंप, ओजोन गैस, ज्वालामुखी, नदियाँ। तो देखिए यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिए, पूछा है प्रकृति का सुरक्षा वाल्व, तो बेशक आपका जो ऑप्शन बी है ये सही होगा, ओजोन गैस को। लेकिन अगर कहीं ये पूछ लेता कि पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व किसे कहते हैं, अगर कहीं पूछ लेता पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व, तो ऑप्शन सी आपका ज्वालामुखी हो जाता है। ओके, पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व ज्वालामुखी को कहा जाता है, प्रकृति का सुरक्षा वाल्व ओजोन गैस को कहा जाता है, यानी ओजोन परत। 31 नंबर का प्रश्न है, पर्यावरण को बचाने के लिए हमें किसका इस्तेमाल बंद करना चाहिए? कपड़ा, प्लास्टिक, लकड़ी, टिन। तो पर्यावरण को बचाने के लिए हमें प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करना चाहिए, ऑप्शन बी सही होगा। फिर प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की किस तीव्रता को किसी शहर के लिए शोर का सुरक्षित स्तर माना जाता है? ओके, 60 डेसिबल, 45 डेसिबल, 30 डेसिबल, 75 डेसिबल। तो जो 45 डेसिबल है इसको उपयुक्त माना जाता है। अगर इससे ज़्यादा होता है तो माना जाता है कि वो ध्वनि प्रदूषण का कारण बन जाता है। ओके, तो जो ध्वनि की तीव्रता है वो 45 डेसिबल तक सही माना जाता है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा होता है तो फिर ध्वनि प्रदूषण के दायरे में आ जाता है। फिर यहाँ पर है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन का निर्माण किसके द्वारा होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, सूरज की रोशनी, पानी। तो इसमें बताइए जो O2 है, ऑक्सीजन, वो किस में पाया जाएगा? कार्बोहाइड्रेट में, प्रोटीन में, सूरज की रोशनी में या पानी में? तो यहाँ पर जो सॉरी अभी यहाँ कॉल आ गया था और मुझे शायद वीडियो थोड़ा सा रोकना पड़ेगा बीच में। तो यहाँ पानी आपका ऑप्शन सही होगा, 33। ओके, बाद में मैं थोड़ा सा अभी पढ़ाता हूँ। पानी आपका सही होगा, यानी H2O। ओके, यहाँ देखिए ये ऑक्सीजन है, तो वो क्या कह रहा है कि ऑक्सीजन का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो पानी, ऑप्शन डी आपका सही है। तो भाई जिससे बात होनी थी हो गई, इसी पेपर के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे थे, मेरा एक दोस्त है। ओके, तो चलिए हम लोग 33 नंबर तक कर चुके थे, जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन का निर्माण पानी के द्वारा होता है। ओके, जल के द्वारा। फिर यहाँ जो 34 नंबर का प्रश्न है, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होने चाहिए? तो यहाँ पर
अनुपात नहीं, यहाँ पर प्रतिशत होना चाहिए। ओके, तो 11.1%, 22.2%, 33.3%, 44.4%। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है सी होगा। मतलब जितना भी भारत भूमि है उसके 33.3% भाग पर वन होना चाहिए। ओके, तो अगर इतने प्रतिशत भाग पर वन रहेगा तो हमारा पर्यावरण संतुलन बना रहेगा, पारिस्थितिकी संतुलन बना रहेगा। तो ऑप्शन सी सही होगा। फिर 35 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? बायोगैस, ज्वारीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला। तो यहाँ ये जो तीनों हैं इसको बोलते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत। ओके, मतलब गैर परंपरागत ऊर्जा उसे कहते हैं जिसको हम एक नाम और दे सकते हैं नवीकरणीय, यानी कि ये सारे नवीकरणीय हैं। मतलब इनका एक बार अगर हम उपयोग कर लेंगे तो दोबारा निर्मित हो जाते हैं। लेकिन ये जो कोयला है ये है परंपरागत ऊर्जा का स्रोत, मतलब ये अनवीकरणीय है। यानी एक बार अगर इसका यूज़ कर लिए तो ये दोबारा हमको प्राप्त नहीं होगा, बहुत लंबा समय लग जाएगा इसको बनने में, क्योंकि कोयला बनने में बहुत ज़्यादा हज़ारों वर्ष लग जाते हैं, आप समझ सकते हैं। तो इसलिए ये परंपरागत है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ देखिए ग्रीन हाउस जो गैसें होती हैं सबसे ज़्यादा तो होती है इसमें आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, 60% ग्रीन हाउस गैस में जो 60% योगदान रहता है वो कार्बन डाइऑक्साइड का रहता है, 20% मीथेन का रहता है और 6% के करीब रहता है नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O। तो ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पर, N2O। कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि यहाँ नाइट्रिक ऑक्साइड भी लिखा है, तो नाइट्रस ऑक्साइड होगा, नाइट्रस। ओके, ये 6% योगदान देती है ग्रीन हाउस इफेक्ट में। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा जैविक मात्रा में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है? परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भू ऊष्मा, ज्वारीय ऊर्जा। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही होगा, सौर ऊर्जा। ओके, ऊर्जा जैवीय मात्रा में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। जैवीय मात्रा में मतलब जो जैविक पदार्थों का निर्माण होता है वो सौर ऊर्जा से ही होता है। मैंने आपको पढ़ाया था पर्यावरण में, फूल पत्ती ये अपना भोजन बनाते हैं तो किससे बनाते हैं? सौर ऊर्जा से ही बनाते हैं। फिर यहाँ पर आपका ऑप्शन है पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन की परत होती है? आयन मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल। तो यहाँ जो समताप मंडल है इसी में आपका एक परत पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं ओजोन परत, तो समताप मंडल में पाया जाता है। ओके, जलवायु परिवर्तन पर केंद्र सरकार के 8 मिशनों में से किसका दायित्व विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय को सौंपा गया है? स्थायी निवास पर राष्ट्रीय मिशन। फिर आप ऑप्शन पढ़ लीजिएगा। ओके, क्योंकि इतना टाइम नहीं है, टाइम की कमी के कारण मैं सीधे आपको ऑप्शन बताता हूँ, डी, हिमालयन पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन। ओके, ऑप्शन डी आपका सही होगा। फिर आज का यानी कि इस पार्ट का ये लास्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी धातु जैविक आवर्धन समस्या में योगदान देती है? तांबा, क्रोमियम, पारा, सीसा। तो यहाँ जो आपका ऑप्शन है ये ऑप्शन होना चाहिए यहाँ पर सी। ओके, पारा, क्योंकि ये पारा बहुत ही खतरनाक धातु होता है। ओके, लिक्विड में पाया जाता है, मतलब तरल रूप में पाया जाता है पारा। तो पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी धातु जैव आवर्धन समस्या में योगदान देती है? तो पारा यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। ये इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है। बाकी दोनों पार्ट्स इसमें मैंने 40 क्वेश्चन करा दिए, अब जो 2 पार्ट्स आएंगे वो 30 क्वेश्चन के होंगे। तो इसके जस्ट बाद में अपलोड कर रहा हूँ। ओके, समय नहीं लूँगा कि अब कल परसों अपलोड करूँगा, आज ही अपलोड करूँगा ताकि आप तीनों वीडियो देख लें और आपका कम से कम एक पेपर तैयार हो जाए। हो सकता है यहाँ से कुछ क्वेश्चन फंस जाएं या हो सकता है कि इसी टाइप के प्रश्न आ जाएं। ओके, तो चलिए ठीक है, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।